आज का टॉपिक आज हमने स्टडी करना है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको दो वर्ड्स नज़र आते हैं, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना। स्टार्ट में तो ये मतलब अगर हम काफ़ी ओल्ड टाइम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड नहीं था, लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर काफ़ी वर्किंग हुई बायोकेमिस्ट्री में और ये एक इमर्जिंग फील्ड के तौर पे सामने आई। मेनली इस पे वर्क होना तब स्टार्ट हुआ जब साइंटिस्ट ने या बायोकेमिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट कह लें, उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फाउंड इन बायोलॉजिकल मटेरियल, और फिर वो किस तरह से मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में सेल्स, टिश्यूज़ एंड होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो बायो के अंदर मेन यूनिट होता है वो सेल होता है। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर्ड स्टेज। और सेल्स को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए होती है। लिविंग प्रोसेसेस कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उनको प्रिसाइजली रेगुलेट करना, इंटीग्रेट करना, उसके लिए ज़रूरी था कि उनका इंटरनल मैकेनिज़्म जाना जाए। Certain important reaction e.g. glycolysis is found in almost all organism। इस तरह के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो तकरीबन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो तकरीबन सब में हो रहे होते हैं। और फिर मेटाबॉलिक में फर्दर एनाबॉलिज्म भी आ जाता है, कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाते हैं, जिनमें लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं। Instructions for growth, reproduction and development for each organism is encoded in their DNA। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फर्दर DNA और RNA आ जाता है। फिर DNA किस तरह से हेरिडिटरी मटेरियल है, किस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो वो सारा कुछ स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की बात करें तो लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड करती है। सबसे जो सिंपलेस्ट लेवल होता है एटॉमिक एलिमेंटल लेवल होता है, उसके बाद फिर इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। फिर वो मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। फिर उनके कम्बिनेशन से सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, सेल्स की, टिश्यूज़ की, एंड एट द एंड होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा होता है। रेंज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडीड बाय बायोकेमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। तो जो बायोकेमिस्ट होते हैं या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं बहुत स्मॉलर लेवल से हायर लेवल तक। तो वो एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एटम कंबाइन होकर ये बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर उन बायोमोलिक्यूल के अंदर फर्दर किस तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, किस तरह से प्रोसेसेस जो हैं वो आगे प्रोसीड करें। तो मतलब एटम से लेके ह्यूमन हाइट तक ये डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ साइज़ है वो आप स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो जो एटम होता है उसका साइज़ हम पढ़ चुके हैं, वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी यानी बहुत बेसिक लेवल 0.1 नैनोमीटर से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर मीटर्स में प्रोसीड करते हैं और हाइट तो फिर फिट्स में भी चली जाती है। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इन बायो एलिमेंट्स में से कुछ काफ़ी अबंडेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कुछ लेस अबंडेंट होते हैं, कुछ ट्रेसेस में होते हैं, कुछ होते ट्रेसेस में हैं लेकिन वो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। तो जो मोस्ट अबंडेंट हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हाइड्रोजन है। इस तरह से जो लेस अबंडेंट है वो सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह हैं। इसी तरह से कुछ ट्रेसेस के अंदर होते हैं मैंगनीज, आयरन वगैरह, और कुछ होते हैं ट्रेसेस में लेकिन वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, कुछ के अंदर होते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम वगैरह जो होते हैं।
अब जो ये एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनमें आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप और जिस स्टीरोल्स वगैरह होते हैं उनमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप होते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह को तो उनमें एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप होते हैं। जब हम बात करते हैं लिपिड्स की तो उनमें हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं। इस तरह फिर जो आपके पास फैटी एसिड होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं ग्लाइस्ट्रोल के साथ तो एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। ईथर लिंकेज अमाइड अमाइन से डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है सेल। सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम कह रहे होते हैं कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो इस तरह से बायोलॉजी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल होता है। सेल जो हैं फिर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट चेंजेस को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से कंपोज्ड होती है। और कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इस लिहाज से सेल्स को डिवाइड किया जाता है मेनली दो कैटेगरीज में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब ही होता है बिफोर, कैरियन वैसे न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड लेक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। जो प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं वो इनके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, तो उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, फंजाई, एनिमल्स वगैरह। तो इसके अलावा जो एरियाज हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनमें फिर अब हमने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तक देख लिया। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं बॉडी में। फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में फिर फर्दर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कि हाउ लाइफ इज़ रेप्लिकेटेड, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत टाइम पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, वाइटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था। वाइटलिज्म का आइडिया ये था, आइडिया दैट सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म डिड नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू द नोन लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट ये था कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिक लॉज को स्टडी करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनसे वायोलेट करते हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते। अब जो उस टाइम एविडेंसेस दिए जाते थे वो ये थे कि ओनली लिविंग थिंग्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। ओनली लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ असेंबली एंड सेल्फ रेप्लिकेशन। तो एनर्जी यूटिलाइज भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है या सेल्फ असेंबली है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो रही होती है, नॉन लिविंग चीज़ें तो ये नहीं करती। अब उस टाइम जो फॉल्सी कॉन्सेप्ट था जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बायोकेमिकल्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो आपके पास मेनली उसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अब रिलेट किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही बन सकते हैं। लेकिन फिर वो फ्रेडरिक वॉहलर आए थे 1828 में, उन्होंने अमोनियम सायानेट को हीट करके यूरिया प्रिपेयर किया था। ये यूरिया फिर हमने कहा था कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था। जी, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं?
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाते हैं, वाटर वगैरह। ऑर्गेनिक में फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, इंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एट्सेट्रा। यानी जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक, जिनमें नहीं होते वो इनऑर्गेनिक। फिर बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं। माइक्रो जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, जैसे गैसेस, वाटर, शुगर वगैरह कुछ। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स, तो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, इनका जो मेजर काम होता है कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट भी होते हैं और फंक्शनल भी सेल का। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसका मेन काम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करना होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मोनोसेकेराइड से बनते हैं और ये एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद है लिपिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइस्ट्रोल से बनते हैं, ये भी एनर्जी को स्टोर करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए मतलब जो होते हैं मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स एनर्जी की, ये फुलफिल करते हैं। पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन लिपिड के अंदर मेनली लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता था क्योंकि ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं तो वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू लिंक करते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं मेनली, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सल्फर कंटेनिंग भी होती हैं। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो है वो फिर लिंक करके लॉन्ग चेन बना देते हैं। स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल यूजेस एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन मैनी सेलुलर प्रोसेसेस। मेनली ये जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। पिगमेंट्स एंड स्टेरॉइड जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। इस अल्फा कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इसको अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। तो ये आपके पास अमाइनो ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, तो फोर्थ साइड पे जो होता है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ये जो आर वाली साइड चेन होती है यही डिफरेंट होती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में। अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उन 20 में से कुछ इसेंशियल हैं, कुछ नॉन इसेंशियल हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ये जो मेन वेरिएंट होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है, ये जो साइड चेन होती है इसकी। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। इंसुलिन जो है सिंपलेस्ट प्रोटीन है, और इंसुलिन क्या है, द सब्सटेंस इंजेक्टेड टू डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं। और ये मेन जो वेरिएशन आती है, मतलब ये वाला ग्रुप तो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप सब प्रोटीन्स में होते हैं, कार्बोक्सिलिक सब में होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो फिर ये जो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो इसी आर ग्रुप के बेस पे बन रहे होते हैं। ये अमाइनो एसिड है, जब ये कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन चेन बनती है, फिर वो प्रोटीन आगे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवा रही होती है, जैसे मसल फाइबर वगैरह की फॉर्मेशन भी प्रोटीन से होती है। तो ऑलमोस्ट 20 टाइप जो है वो अमाइनो एसिड के प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब इनमें से ना कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। कुछ के अंदर ये होगा कि जो 9 होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, बाकी 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ये कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बस नाम इनके याद रखिएगा, इसमें से MCQs आ जाते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो आपके लिए लेना इनटेक करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी खुद से बना नहीं सकती। नॉन इसेंशियल जो हैं वो आपके लिए इसलिए नॉन इसेंशियल होते हैं आपके लिए क्योंकि आपकी बॉडी खुद उनको सिंथेसाइज कर लेती है। अब जो ये कंडीशनल अमाइनो एसिड्स हैं इनका मतलब ये है कि ये होते नॉन इसेंशियल हैं, लेकिन सम टाइम इनकी जो कमी है वो बॉडी में हो जाती है, तो फिर आपको आर्टिफिशियली इनटेक करना पड़ता है, इसलिए इनको कंडीशनल कहा जाता है। तो ये जो है ये इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जिनमें वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, लियोसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान, हिस्टाडीन। तो ये इनके नाम आ जाते हैं अक्सर कि आइडेंटिफाई करें इसमें से कौन सा जो है वो इसेंशियल है या कौन सा नॉन इसेंशियल, इस तरह से बाकी भी हैं तो देख लेने। प्रोटीन जो है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से, वो अमाइनो एसिड लिंक करते हैं
पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। वो पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको कि होता यह है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और अगले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में लिंक करते हैं और उस लिंकेज के रिजल्ट में डिहाइड्रेशन होती है, यानी आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और अमाइनो ग्रुप में लिंक हो जाते हैं और इसी लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। जब बहुत सारे जो हैं अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे उसमें पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो तब उसको कह देते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं। नेक्स्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले सैकराइड्स भी कहा जाता था। सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। ये भी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी के लिए। इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON। मेन फंक्शन जो होता है ये इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करने का करते हैं। इनमें फर्दर फिर मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स आ जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। तो मोनो का मतलब ही वन होता है, ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। इनमें बेसिक जो यूनिट होता है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं इनके अंदर। ग्लूकोज जो है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। उसके बाद है ग्लूकोज है क्या, एल्डिहेक्सोज, यानी एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप होता है इसके अंदर। और इसके अलावा अदर नेम एज कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर भी इसको कहा जाता है। फ्रुक्टोज और लेबुलोज, शुगर फ्रॉम फ्रूट्स, इसको आप फ्रूट से मेनली ऑब्टेन करते हैं। ग्लैक्टोज जो है शुगर फाउंड इन मिल्क एंड इन ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। कि जब लार्जर आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आप उनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वो ब्रेक होते हैं स्मॉलर के अंदर, तो वहाँ से आपको ग्लैक्टोज मिल जाता है। उसके बाद है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड तब बनते हैं जब दो मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं। डाई का मतलब है दो, तो सेक्रॉन शुगर को ही बोलते हैं। तो जब दो शुगर्स कंबाइन होते हैं तो डाइसेक्राइड्स की फॉर्मेशन होती है, जिनमें मशहूर ज़माना आपके पास सुक्रोज है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल आर इसमें हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट, और वो जो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उसके रिजल्ट में आपके पास डाइसेक्राइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है अगर व्हेन द बॉन्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड इज ब्रोकन विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि जब आपने पहले कंडेंसेशन करवाई, कंडेंसेशन से आपने बना लिया डाइसेक्राइड्स, उसके बाद आप उस डाइसेक्राइड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो दोबारा से मोनोसेक्राइड्स में, तो फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। यानी कंडेंसेशन से आप उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस डाइसेक्राइड को दोबारा से मोनोसेक्राइड में आप हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पास हैं डाइसेक्राइड्स। सुक्रोज है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से बनता है। लैक्टोज है जो कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बनता है। माल्टोज है जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बनता है। पॉलीसेक्राइड की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड कंबाइन हो रहे थे। पोली का मतलब ही मैनी होता है। इसकी आम तौर पे जो कॉमन फॉर्म्स हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। स्टार्च इज़ द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टोर होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। और जब हम प्लांट से फूड ले रहे होते हैं तो उस फूड में जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है तो स्टार्च हम प्लांट से इस तरीके से इंटेक कर रहे होते हैं। स्टार्च मॉलिक्यूल इज़ अ पॉलीसेक्राइड जो कि बनता है मोनोसेक्राइड के ही कम्बिनेशन से। ग्लाइकोजन जो है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इज़ अ पॉलीसेक्राइड दैट इज सिमिलर टू स्टार्च बिकॉज इट ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च भी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है और ग्लाइकोजन भी, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ग्लाइकोजन के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। और इसमें जो एनिमल्स के अंदर स्टोर हो रहा होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहे होते हैं।
सेलुलोज की बात करें और द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट, पीपल के नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बट व्हेन वी मे ईट फूड रिच इन फाइबर, लेकिन नॉर्मली आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो सेलुलोज को, ये कॉटन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर फाइबर रिच फूड है तो उसके साथ थोड़ा बहुत ये डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली सेलुलोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका फंक्शन क्या है। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। अब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स की फूड भी होती है। हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली एनर्जी ले सकती है सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में, तो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये एनर्जी को स्टोर भी कर लेते हैं, स्टार्च या ग्लाइकोजन वगैरह की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी जो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती है वो भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स को कर सकती है। और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये कार्बन भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स हैव द जॉब ऑफ स्टोरिंग एनर्जी फॉर लेटर यूज, जो फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोर की जाती है बॉडी में वो लिपिड्स करते हैं ये काम। ऑल्सो फाउंड इन हार्मोन्स एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर आर मेड बाय लिंकिंग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जो हैं उनके मिलने से बना होते हैं आपके जो लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड कंबाइन होते हैं ग्लाइस्ट्रोल के साथ, तो एज अ रिजल्ट लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो फैट्स हैं मेनली स्टोर होती हैं बॉडी में एडिपोज टिश्यू में। कॉमन जो लिपिड्स की फॉर्म्स हैं वो फैटी एसिड्स, न्यूट्रल फैट्स, ट्राइग्लाइसराइड वगैरह, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स और दोनों जो हैं वो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पे कंसिस्ट होते हैं, यानी उनके अंदर जो आपने फैटी एसिड यूज़ किया होता है उनमें सारे के सारे जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कहीं भी डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। और जो आपके पास ऑयल्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं, तो इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ एटम्स, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टीरोल होता है। अब ओल के नाम से पता चल रहा है कि इसमें अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप कह लें वो प्रेजेंट होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इससे फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं, ये फिर सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड भी। तो सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे। काम क्या होता है इनका? स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उनमें इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स जो होते हैं, इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं और हार्मोन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में फिर फर्दर फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं, शुगर आ जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आ जाती हैं। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। Distribution of nucleic acid in the eukaryotic cell. DNA is found in the nucleus with small amount in mitochondria and chloroplast. मेनली जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, इसके अलावा स्मॉलर क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होता है। आरएनए जो है वो थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड virtually restricted to the nucleus. द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सोमेटिक सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं ऑफ एनी गिवन स्पीशी इज कांस्टेंट लाइक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द डीएनए कंटेंट ऑफ जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर इज हाफ दैट ऑफ सोमेटिक सेल। वहाँ पे जो डीएनए कंटेंट होता है सोमेटिक सेल्स के अंदर वो कम हो रहा होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, तब फिर मल्टीप्लिकेशन होती है और ये इंक्रीज होता है इसका कंटेंट जो होता है। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, शुगर्स
अब शुगर जो है वो राइबोस शुगर भी होती है, डीऑक्सी राइबोस भी, तो वो डिपेंड करते हैं कि आपने डीएनए की फॉर्मेशन करनी है तो आप डीऑक्सी राइबोस शुगर यूज़ करते हैं, और आपने आरएनए की फॉर्मेशन करना हो तो राइबोस शुगर यूज़ होती है। बेसिस में फिर प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स आ जाती हैं। प्योरीन्स में एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन और थायामिन। यूरासिल जो है वो जस्ट आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो ये आगे इन बेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। उसके बाद डीएनए का अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो वॉटसन की क्रिक ने प्रपोज किया था उनके मॉडल के मुताबिक। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनमें सबसे पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। में हम क्या स्टडी करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड यानी हम जो प्रिकर्सर यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो लैक्टेट, पायरोवेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, प्रोपायोनेट एंड ग्लाइस्ट्रोल वगैरह होते हैं। Gluconeogenesis occur mainly in the cytosol, although some precursor are produced in the mitochondria. मेनली जो ये फंक्शन हो रहा होता है ये साइटोसोल में हो रहा था। हाँ, ये होते हैं जो कुछ प्रिकर्सर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो उनमें से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली टेक प्लेस इन लीवर। ग्लूकोज जो है जो हम यहाँ से बना रहे होते हैं इस प्रोसेस की मदद से, वो ग्लूकोज की बड़ी की पोजीशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारी ब्रेन सेल होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बाकी जो एरिथ्रोसाइट्स वगैरह, टेस्टिस, किडनी, मेडुला वगैरह, तो ये सब जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपका ब्रेन है, अलोन ब्रेन जो है वो 120 ग्राम ग्लूकोज को पर डे यूटिलाइज करता है। इसी तरह से आउट ऑफ इसमें से तकरीबन 160 ग्राम जो है वो आपकी इंटायर बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स दैट सप्लाइज एनर्जी टू द स्केलेटल मसल्स और एनएरोबिक कंडीशंस वगैरह के अंदर जो स्केलेटल मसल को भी एनर्जी चाहिए होती है वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। इवन कि इन फास्टिंग मोर देन अ डे, जब आप रोज़ा की कंडीशन में होते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मस्ट अकर टू मेंटेन द बेसल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फॉर ग्लूकोज एंड मेंटेन द इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपकी बॉडी में जो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा होता है, इसके अलावा आपकी बॉडी का जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़रूरी होती है, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस ज़रूरी होती है ताकि जो आपकी नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो जो है वो फुलफिल होती रहे। ये जो प्रिकर्सर्स होते हैं ये हम कहाँ से लेते हैं? जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे होते हैं उनके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फिर इनको यूटिलाइज करके आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो की जाती है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में की जाती है। उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस। पहले हमने पढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी अब उस ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है इसको। ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस इन द साइटोसोल, और इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है ग्लूकोज के अलावा। एनर्जी जो है वो फिर आप एटीपी वगैरह की फॉर्म में, यूटीपी वगैरह की फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने करना ये होता है कि सबसे पहले एंजाइम जिसमें हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद फिर फर्दर ये प्रोसेस जब इनिशिएट हो जाता है, अब ये जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी फॉर्मेशन हो जाएगी तो प्राइमर आके इनिशिएट करवाएगा ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो उसके बाद जब प्राइमर आके इसके साथ, वो प्राइमर क्या होते हैं? वो भी डिफरेंट एंजाइम्स ही होते हैं। अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मस्ट एक्ट एज अ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, कि अब जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा उसका स्मॉल पार्ट आके आपके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, जिससे प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। फिर उसमें ग्लाइकोजन सिंथेस आके जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा।
वो एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाता है, इसकी सिंथेसिस करवाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ग्लाइकोजन सिंथेस जो है, जो अब वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है, वो स्ट्रेट चेन में ग्लाइकोजन बन रहा होता है, लेकिन हमने ऊपर भी पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। तो फिर इसके बाद अगला जो काम किया जाता है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग होता है कि ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचेस की फॉर्मेशन की जाती है। Glycogen synthase can catalyze the synthesis of a linear unbranched molecule with 1,4-alpha glycosidic linkage. Glycogen, however, is branched tree-like structure होता है इसका, तो इस मकसद के लिए फिर इसमें एक्स्ट्रा इंजाइम ऐड होता है जो कि ब्रांचेस की फॉर्मेशन कॉज करवा रहा होता है। तो आम तौर पे जो ब्रांचेस के लिए यूज़ किया जाता है ब्रांचिंग इंजाइम, वो होता है ग्लूकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज। तो वो फिर इसके ब्रांचेस की फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, इस तरह से आपके ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहले हमने ग्लाइकोजन को बनाया, अब हमने उसके लाइसिस करवानी होती है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना या डिग्रेड करवाना। डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल कॉन्स्टिट्यूट ग्लाइकोजिनोलाइसिस के मतलब पहले हमने उसको स्टोर किया, अब जब ज़रूरत पड़ी है उसको डिग्रेड करना है, तो डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में द पाथवे फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन जो है वो टोटली एक दूसरे के रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि इंजाइम जितने भी प्रोसेसेस को कैरी करवा रहे होते हैं, इंजाइम हर स्टेप के लिए मखसूस होता है। तो एक एंजाइम जो फॉरवर्ड रिएक्शन करवा रहा है वो रिवर्स रिएक्शन नहीं करवा सकता। इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोसोल कैरी आउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, कि वो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बने थे अब उनको ब्रेक किया जाएगा ताकि आप डिग्रेड करवा सको ग्लाइकोजन को। एक्शन, और इसके लिए सबसे पहले फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्ट करता है, बॉन्ड को क्लीव करवाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद डी ब्रांचिंग इंजाइम आगे जितने भी ब्रांचेस बनी थी ग्लाइकोजन के अंदर उनको डी ब्रांच करवाने का काम करेगा, और फिर जो आपका ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, मतलब अब आपका वो डिग्रेड हो जाता है ग्लाइकोजन जो होता है। उसके बाद है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो इसमें दो वर्ड्स हैं, पॉली एंड मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो जब स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होते हैं एज अ रिजल्ट पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। पॉलीमर जो है यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर प्लास्टिक्स वगैरह। ऑल प्लास्टिक आर पॉलीमर्स, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन बट नॉट ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक्स जो होते हैं वो तो पॉलीमर्स से ही बने होते हैं, लेकिन जो पॉलीमर्स होते हैं वो प्लास्टिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनके टाइप्स की बात करें, नेचुरल पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर नाम से पता चल रहा है कि जो हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल पॉलीमर इज़ अ पॉलीमर दैट रिजल्ट फ्रॉम ओनली रॉ मटेरियल दैट आर फाउंड इन नेचर। इसमें आपके पास कॉटन, डीएनए, वूल, वुड वगैरह आ जाते हैं जो कि नेचर सोर्सेज से आप ऑब्टेन करते हैं। होमोपॉलीमर, होमो का मतलब होता है सेम। जब मोनोमर जो आपके हैं वो सारे सेम टाइप के हों तो उसके रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है उसे कहा जाता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर आर कंसिस्ट ऑफ चेन विद आइडेंटिकल बॉन्डिंग लिंकेजेस टू ईच मोनोमर यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर सेम टाइप ऑफ मोनोमर है वो सेम तरीके से कंबाइन होते हैं और इस तरह से आपके पास होमोपॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाती है। कोपॉलीमर, जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स, दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के मोनोमर कंबाइन हो रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है उससे कोपॉलीमर कहते हैं। इस प्रोसेस को कोपॉलीमराइजेशन कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक, ये टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी सॉफ्टन बाय हीट, हार्डन बाय कूलिंग। ठीक है, जब आप उसको हीट करते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब आप उसको कूल करते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। अब जितनी दफ़ा भी उनको हीट करेंगे वो उतनी दफ़ा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल प्लास्टिक भी होती है। जब आप इसको हीट करते हैं ये सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट होने लग जाती है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं ये हार्ड हो जाती है। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं इन्हें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहा जाता है।
ये क्रॉस लिंक नहीं होते, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होते हैं वो आगे हम देखेंगे। इनमें पॉलीथाइलीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी वगैरह आ जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं इनमें प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इनको हीट करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, उसके बाद ये सॉफ्ट नहीं होते। Thermosets are hard and rigid at room temperature and do not soften on heating. इनमें epoxy resins आ जाते हैं, phenolic resins, unsaturated polyester वगैरह आ जाते हैं। Long chain polymer, a very long strand of repeating molecule linked together by primary bond, कि जब आपके पास बहुत सारे मोनोमर एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें लॉन्ग चेन पॉलीमर्स कहा जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की जाती है पॉलीमर्स की डिफरेंट बेसिस पे, बेस्ड ऑन ऑरिजिन ऑफ सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो बेस्ड ऑन ऑरिजिन के लिहाज से अगर हम इनको देखें तो ये नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे लीनियर भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, क्रॉस लिंक भी होते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग वो हम देख चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग जो है इसमें यही दो इंपॉर्टेंट है। और बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। तो बेस्ड ऑन ऑरिजिन ऑफ सोर्स, नेचुरल पॉलीमर नाम से पता चल रहा है कि जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट करते हैं, मतलब इसमें हम खुद से कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ इसको हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, आइसोलेट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, रबर है। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, हम खुद, जैसे पॉलीथाइलीन जो है, नायलॉन जो है, टाइलिन वगैरह जो है, तो ये हम खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सेमी सिंथेटिक मतलब ये होता है कि जो टोटली आपने सिंथेसाइज भी नहीं किए होते और टोटली वो हम नेचर से भी नहीं लेते। होता ये है कि आप नेचर से उनको हासिल करते हैं, उसके बाद उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है। तो मतलब नेचर से हासिल होने के बाद जब खुद से मॉडिफाई कर लोगे तो वो सेमी सिंथेटिक बन जाते हैं। रेयॉन वगैरह इसके एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ये लीनियर भी हो सकते हैं, जिसमें सारे जो आपके पास मोनोमर हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं। ब्रांच्ड में ब्रांचेस अटैच हो जाती हैं। क्रॉस लिंक में ये जो आपके पास होती हैं मेन चेन्स वो लिंक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बन जाते हैं। और नेटवर्क में ये आपके पास इस तरीके से, मतलब वो इनमें बहुत सारे इंटरकनेक्शंस जो हैं वो डिवेलप हो जाते हैं इन चेन्स के दरमियान, तो उन्हें नेटवर्क पॉलीमर्स कहा जाता है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पे बात करें तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन जो होती है नाम से पता चल रहा है जिसमें एडिशन होती है, इसमें सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐड होते हैं और इस तरह से आपके पास मेनली जो है पाई बॉन्ड होता है, इनके अंदर वो शिफ्ट होता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन जो है, और ये मोनोमर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं। इनमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो उसमें आपके पास डिफरेंट जो मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होते हैं एज अ रिजल्ट। वो कंडेंस होने से आपके पास मेन प्रोडक्ट तो बनती है, उसके साथ कुछ स्मॉल बाई प्रोडक्ट भी बन जाती है, लाइक वाटर वगैरह जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो काफ़ी रिएक्टिव होना चाहिए, तभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो प्रोसीड हो सकती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं पॉलीमर्स को, लाइक मेडिसिनल इंडस्ट्री है तो बहुत सारे जो बायो मटेरियल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हम पॉलीमर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक डेक्रॉन, टेफ्लॉन वगैरह जो है ये पॉलीमर्स हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कंज्यूमर साइंस की बात करें तो प्लास्टिक जो है, जितने भी प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, जितनी भी तरह के शेप्स के हैं, जितने भी साइज़ के, ये सारे के सारे जो हैं वो बनाए जाते हैं पॉलीमर से। इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पाइप्स, टैंक्स, पैकिंग मटेरियल वगैरह जो होते हैं उन सब के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं पॉलीमर्स को। इस तरह से एडहेसिव पॉलीमर्स भी होते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हम बात करें तो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं, गोल्फ क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स वगैरह, इन सब को बनाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं पॉलीमर्स को। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है।